लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। देश में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी हाँ, पीएम मोदी से नीतीश कुमार का मिलना कई सवाल खड़े। देखिए, दो बातें हो सकती हैं इसमें रोहित। एक तो ये एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है, कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के समीकरण रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध रहे हैं, एक समय पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े विरोधी नीतीश कुमार माने जाते थे। ये बात उस समय की है जब उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था या करने का प्रयास होता था। बाद में फिर नीतीश कुमार साथ में आ गए, लेकिन हाल में एक बड़ा झटका दिया था, सरकार ही गिर गई थी, मतलब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार की राजनीति में देखने को मिलती हैं। बहरहाल इस सब के बीच में वो नतीजों से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आते हैं, गृह मंत्री से फ़ोन पर उनकी बातचीत होती है, तो कई चर्चाएँ चलने लगती हैं कि बिहार के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, क्या चुनाव के दौरान ही इस तरह के कोई समीकरण बनाए गए थे, और बिहार की राजनीति जो है वो अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत अलग किस्म की राजनीति। खैर, इस पर जो मेहमान मौजूद हैं उनसे ज़्यादा बातचीत हो सकती है, उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हरनाम सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं, माधवी जी लगातार बनी हुई हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, किशोर तिवारी जी जो कि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के हैं, प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माधवी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार पैनल जबरदस्त बना हुआ है। शुरुआत किशोर जी के साथ ही कर लेते हैं। किशोर जी, बहुत ही प्यारी स्माइल, और आपकी स्माइल के तो वैसे ही सब कायल रहते हैं, लेकिन बीजेपी शुरुआती दौर से कह रही थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स भी सामने आए हैं, क्या रिएक्शन है आपका एग्जिट पोल को लेकर? महाराष्ट्र के एग्जिट पोल से मैं थोड़ा ज्यादा वो हूँ कि जी सर जी, हमें तो उन्होंने कुछ 2-3 सीटें हमारी कम की है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट मेरा है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को सभी दूसरे लोगों ने करीबन करीबन 20 सीटें बताई है। और अब कुछ बोलते कि ये एग्जिट पोल है, कुछ बोलते एग्जैगरेटेड पोल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गोदी मीडिया पोल है। तो ये सब चीजें तो चलेगी। देखिए, कल चुनाव आने वाले हैं, जनादेश जो रहेगा वो मंजूर है। मेरी पार्टी तो रीजनल पार्टी थी, बाद में मोदी जी ने कहा ये नकली पार्टी है, लेकिन आपने जो सर्वे बताया उसमें भी हम नंबर टॉप पे ही चल रहे, और सभी लोगों ने हमको नंबर टॉप पे बताया महाराष्ट्र में। और हमारे साथ जो लोग बिछड़े थे, एकनाथ शिंदे जी, उनको लोगों ने कहा कि वो लोग सिमट जाएंगे। तो हमारे लिए तो ये एक चैलेंज था। आपको अलायंस की उतनी चिंता नहीं? आपको ये लग रहा है कि आपका प्रदर्शन अच्छा है, बस बढ़िया है, और ये बात सही है, सारे एग्जिट पोल में आपका प्रदर्शन अच्छा बताया गया, लेकिन आपको इससे ज्यादा वास्ता नहीं है कि बाकी देश में कांग्रेस का और दूसरे अलायंस के साथियों का क्या हो रहा है? नहीं, मुझे तो देखिए, महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत अगर यही बताती है तो इस चुनाव के अंदर ऐसा देखा गया था। मैं तुमको बताता हूं कि यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल और कर्नाटक और महाराष्ट्र, यह लोग बीजेपी के एनडीए के गठबंधन को हानि पहुंचा सकते हैं। पंजाब में जोड़ देता हूं, आप भूल गए। हाँ, पंजाब में जोड़ देता हूं, आप भूल गए। नहीं, पंजाब हरियाणा में सुपड़ा साफ है भाई, वहां हाँ, वही कह रहा हूं कि बीजेपी है। पंजाब और महाराष्ट्र में टक्कर है, ये बात आपकी मानते हैं, और ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि पंजाब और महाराष्ट्र में टक्कर है, लेकिन अगर आप इस तथ्य को मानते हैं तो आपको बाकी तथ्यों को भी मानना पड़ेगा। लेकिन ब्रजमोहन जी, चलिए, महाराष्ट्र की बात चल रही है तो महाराष्ट्र की सियासत पर थोड़ा सा आपकी टिप्पणी भी चाहेंगे, आपको भी शामिल करना चाहूंगा। ये बहुत पसंद नहीं आया ये तोड़फोड़, क्योंकि शिंदे साहब के बारे में तो बोल सकते हैं किशोर जी, पर आपका गुट जो है लगभग उसी अंदाज में टूट कर आया। शरद पवार चेहरा है उनका, भाई उन्होंने बनाई थी एनसीपी, आज भी उनके चेहरे को पोस्टर में आप पीछे रखते ही हैं, बेशक अलग हो गए इसके बावजूद, यानी कितना जरूरी चेहरा है। ये तोड़फोड़ पसंद नहीं आ रही महाराष्ट्र की जनता को, एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं। देखिए, 1999 के बाद से वहां महाराष्ट्र में कभी भी किसी एक दल की सरकार नहीं बनी।
वहां कॉम्बिनेशन पे सरकारें बनी है, गठबंधन की सरकारें बनी है, और बहुत से लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को शायद करीब से देख लिया है, और इसलिए वहां उनको मालूम है कि इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जहां तक बात हमारी पार्टी की है, तो ये बात सच है कि हमारी पार्टी में जो एक प्रमुख नेता के रूप में आदरणीय शरद पवार जी थे, लेकिन जब नया निर्वाचन हुआ और उसके बाद जब अजीत दादा पवार को सारे लोगों ने अपना अध्यक्ष चुन लिया, उसके बाद चूंकि उनके अध्यक्ष पद पे चुने जाने से जो लोग सहमत नहीं थे, उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी में किसी प्रकार का ना कोई विघटन हुआ है और ना पार्टी टूटी है। आज भी पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है वो एक लंबा रैंक एंड फाइल, अधिकतम लोग आज भी अजीत दादा पवार के साथ काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये मुद्दा ऐसा नहीं है। जहां तक बात देश की राजनीति की है, तो आने वाले 12-13 घंटे ही बचे अभी, तो देश में एक नई सरकार बनेगी, और वो सरकार होगी जिसको जनता का आशीर्वाद होगा। जनता ने वोट दे दिया है, सारे लोग, पूरे देश के 64 करोड़ लोगों के मत इस समय जाहिर तौर पर देखिए, एक बात है बृजमोहन जी की, कार्डर, कार्यकर्ता, नेता अपनी जगह होते हैं और जनता अलग होती है। कार्डर इनके साथ भी गया है, शिंदे जी के साथ भी गया है, और जो अभी तिवारी जी बोल रहे थे, कार्डर और जनता में इंप्रेशन, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सब कुछ आपके साथ में, लेकिन जनता आपको पसंद ना करे और जनता को ये चीज पसंद ना आए, तो फिर? मैं आपसे सहमत हूं, इस बात से मैं असहमत नहीं। इसी का तो परीक्षण होना है। अभी ये कल का जो परिणाम आएगा, उसके बाद ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तविक रूप से जन समर्थन किसके साथ है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि किसी के पास पार्टी का नाम हो सकता है, चुनाव चिन्ह हो सकता है, लेकिन जनता का अगर समर्थन नहीं है तो उस चुनाव चिन्ह का और उस पार्टी का फिर औचित्य क्या है। तो ये इसी का यही परीक्षण कल होना है। पर मुझे ऐसा लगता है, जिसका कि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने लोगों के बीच में काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज देश में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वातावरण ठीक है। और ये बात बिल्कुल साफ कल हो भी जाएगी, कुछ ही घंटों की बात है। हालांकि वापस आएंगे आपके पास तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि कई मंचों से अजीत पवार साहब नजर नहीं आए थे, तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें चलना शुरू हो गई कि क्या अजीत पवार पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है एनडीए के साथ अभी या बीजेपी के साथ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हरनाम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। हरनाम जी, जिस तरीके से अब देखिए ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, 12 से 13 घंटे, 8 बजे से अर्ली ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे, कौन सी पार्टी आगे कौन पीछे तो कल साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हर एक बड़े बड़े मंच से बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने यह सवाल उठाया कि भैया जनता को स्टेबल सरकार चाहिए कि अनस्टेबल सरकार चाहिए, इन लोगों से आप पूछिए इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, सिर्फ इस चीज को छोड़कर कि मोदी विरोध, मोदी को पीएम नहीं बनने देना, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट है नहीं है। 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री ये देंगे तो स्टेबल सरकार कैसे होगी, ये तमाम आपको लगता है नैरेटिव गया जनता के बीच में? देखिए, नैरेटिव तो पूरे देश में केवल 3 या 4 बने। एक तो कि ये सरकार जो है संविधान बदलेगी, लोकतंत्र को खतरा है, हर प्रदेशों में इसने सरकार गिराने का काम किया है, चाहे महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की हो, चाहे अरुणाचल में तोड़फोड़ की हो, चाहे गोवा में तोड़फोड़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की हो, चाहे कर्नाटक में तोड़फोड़ की हो। इसके अलावा पूरे देश में हाहाकार थी, विशेष रूप से आधी आबादी महिलाओं में महंगाई की जो मार थी वो बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रभाव डालेगी, इनकी हार पर। और तीसरा, युवाओं को जो बेरोजगार इन्होंने कर दिया और 20 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो रोजगार कहीं नहीं मिला। 15 लाख रुपए का जो जुमला दिया था इन्होंने, वो जुमला ही साबित हुआ। और सेना में जो भर्ती करे हुए बेचारे हमारे युवाओं को अग्निवीर के नाम पर इन्होंने 4 साल में रिटायरमेंट का जो ये एक नया शगुफा छेड़ दिया, फिर खिलाड़ियों को घसीट कर पीटना, रोडों पर लेके आना, तो ये सारे मुद्दे बहुत अहम थे। इन्हीं मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है, ना कि लोगों ने मटन पर, फिश पर, मंगलसूत्र पर भैंस उठाकर ले जाएंगे, मुसलमानों को संसाधन बांट देंगे, इसको आरक्षण दे देंगे। ये सब एक तरीके से बड़े हल्के स्तर की बातें हुई इस चुनाव में, और विशेष रूप से प्रधान सेवक साहब के मुंह से। तो ये एक तरीके से घबराहट और बौखलाहट थी। हरनाम जी, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, यू फील आपने वो अल्टरनेट जनता के सामने रखा? क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे थे, अभी सुमैया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सारिका सिंह जी थी, कांग्रेस का रुख रख रही थी, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग, वो लोगों से मिली तो लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, वो चलेगा लेकिन कमल को वोट नहीं देंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कह रहे हैं हाँ महंगाई तो है, परेशानी तो है,
लेकिन चेहरा नहीं है कोई, हम किसको वोट दे, किसको वोट दे। तो आप लोगों के समक्ष ये सामने इस तरह की चैलेंजेस आए, या आप 100% श्योर हैं कि भैया हमने कमल के सामने इंडिया अलायंस को इतना मजबूत बना दिया कि जनता के बीच ये तस्वीर चली गई कि इनको वोट दो, आप वो अल्टरनेट आप प्रोवाइड कर पाए? देखिए इंडिया अलायंस बनने से सबसे पहला अल्टरनेट तो ये हुआ कि जहां वोटर्स कंफ्यूज रहता था कि वो कांग्रेस को वोट दे कि क्षेत्रीय दल को वोट दे, आज उसको कंफ्यूजन दूर कर कर वो एक वोट कंसोलिडेट हुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा, जो आपने कहा कि जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे थे या जो हम एक नैरेटिव बना पाए, हमारा इतना शानदार मैनिफेस्टो था, जो हमने 5 न्याय, युवा न्याय की बात करी, हमने महिला न्याय पर बात की, सामाजिक न्याय की बात की। हमारे मैनिफेस्टो पर तो इस बार खुद प्रधानमंत्री जी बार बार बात कर रहे थे, पूरी बीजेपी बात कर रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं उनके पास तो अपने पिछले 10 साल का गिनाने का कोई काम था नहीं, और अगले 5 साल की उन्होंने क्या योजना बनाई है उस पर तो वो वोट मांग नहीं रहे थे। वो हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा कर रहे थे, हमारे गारंटी कार्ड की चर्चा कर रहे थे, और हमारा गारंटी कार्ड तो इतना सफल है, हमने कर्नाटक में महिलाओं के मामले में इस बार मैं भी एग्री करूंगा, मैं एग्री करूंगा। आप दो चार जगह उलझाने में कामयाब रहे बीजेपी को, हरनाम सिंह जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आ रहे आपके पास आएंगे। देखिए हरनाम जी, क्या होता है जब एक मिनट हरनाम जी कल आ रहे हैं नतीजे, हम लोग कर रहे हैं एक सार्थक चर्चा, अगर हम मोनोलॉग कर देंगे तो बाकी के मेहमान बैठे रह जाएंगे, आधा घंटा यूं निकल जाएगा। तो मैं आऊंगा आपके पास, निश्चित तौर पर आप पूरी बात रखेंगे। तिवारी जी मेरा सवाल भी आप ही से, माधवी जी के पास जाऊं उससे पहले, वो सुन रही हैं, आप तीनों को सुना उन्होंने, उनको जवाब देना है। लेकिन तिवारी जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा चुनाव हम जीते के बजाय मोदी हारे, इनको हराना है, इनको। अरे जब किसी को हराने के लिए निकलते हैं तो खुद की जीत तो वैसे ही गौण हो जाती है, कमजोर आधे हो जाते हैं, आधी जीत यूं ही सुपुर्द कर देते हैं। और नैरेटिव तो सबसे बड़ा यही साबित हुआ कि मोदी को हराओ, मोदी को हराओ, मोदी को हराओ। अब जीते कौन, इसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि कोई चेहरा फाइनल नहीं। हरनाम सिंह की एक बात से मैं वो नहीं है, उन्होंने प्रधान सेवक कहा पंत प्रधान जी को, वो प्रधान सेवक नहीं रहे भैया, उन्हें प्रभु कहना आपने। इसके बाद प्रभु ने कहा, वो अवतार पुरुष है, ये बात तुम याद क्यों नहीं रखते? दूसरी बात है, ट्रेनिंग भी चल रही है इधर, एक एक्सपीरियंस प्रवक्ता जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई किसी टेलीविजन के मंच पे वो प्रधान सेवक मत बोलो, जो वो खुद कहते हैं। एक बात मैं और ऐड करता हूं जी, 60 करोड़ 62 करोड़ 64 करोड़ जो भी है वो, और कोई गिनती में कोई 1-2 करोड़ और भी बढ़ सकते हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े दिए उसको पकड़ के बोलता हूं कि जो 64 करोड़ लोगों ने जनादेश दिया है, मेरी पार्टी उस जनादेश का आदर करेगी। हमें अगर सत्ता की जवाबदारी मिलेगी तो सत्ता की जवाबदारी, अगर विपक्ष की जवाबदारी मिलेगी तो महाराष्ट्र में हम विपक्ष की जवाबदारी को पूरा करेंगे। अब इसके लिए क्या मोदी जी को अब बोलना? मोदी जी ने तो अभी क्या 45 घंटे या 41 घंटे का मौन भी रखा है। अब उनके जितने हथियार थे उतने उन्होंने यूज कर लिए। अब मोदी जी की 10 साल की कारकिर्द जो है वो अगर वेलफेयर स्टेट की है तो जनता मोदी जी को देंगी। माधवी अग्रवाल बीजेपी का रुख रख रही हैं और एक के बाद एक उनके ऊपर कई तरह के सवाल भी उठे। और माधवी जी, मुझे लगता है क्योंकि पूरे फर्स्ट फेज से लेके 7th फेज और आज और कल भी आप जुड़ेंगी, जाहिर सी बात है हम लोग लगातार ये सवाल पूछते रहे, बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप कि आप लोगों ने पोलराइजेशन करने की कोशिश करी। शुरुआत के 2 से 3 चरणों तक बहुत अच्छा जा रहा था, विकास की बात हो रही थी, न्याय पत्र की बात हो रही थी। जैसे ही कांग्रेस ने न्याय पत्र दिया आपको लगा कि शायद आपकी सरकार हिल सकती है। जो उन्होंने महिलाओं के खातों में पैसे डालने की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, आप उससे हिल गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, हिंदू मुसलमान भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, मंगलसूत्र भी आ गया, ये आरोप, और इसका जवाब आप शायद पहले फेज से दे ही रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगातार ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और मैं लगातार जवाब भी दे रही हूँ। अभी किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी तो मतलब युग पुरुष है या जो भी उन्होंने कहा, तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के समय बोला था कि राहुल को मैंने मार दिया है, राहुल तो है ही नहीं, मर चुका है। तो इन्होंने कहा था, तो फिर जब राहुल मर चुके हैं तो फिर किसके साथ में इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके की भाषणबाजी तो राहुल गांधी करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मीडिया अगर ज्यादा प्रश्न पूछेगी कि आप लोग गरीबों की आदत बिगाड़ने वाले हैं तो मैं तो 2 लाख अनाउंस कर दूंगा। तो भाई ये 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? एक किसी ने ये भी कहा
के लोगों को चेहरा नहीं मिला था। बाद में लोग जब इंडी गठबंधन बना तो देश की जनता एक मत हो गई कि अब किसको वोट देना है। मैं तो ये कहूंगी कि इंडी गठबंधन बनने के बाद देश की जनता और भी ज्यादा सकारात्मक रूप से ये सोचने लगी कि अब हमें भाजपा को ही वोट देना है, और जिसका परिणाम एग्जिट पोल के तौर पर आ गया। इन्होंने जो है जिस तरीके की रणनीति बनाई, जिसमें पहले तो इन्होंने सबसे पहले जो घोषणा की वो ये की कि मोदी जी को हटाना है, मोदी जी के विरुद्ध इन्होंने कैंपेन चलाना शुरू किया। उसके बाद ये हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते रहे, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। अरे 10 साल से मेजोरिटी की सरकार है, अभी तक संविधान को खत्म नहीं किया तो अब क्यों कर देंगे? तो ये देश की जनता अच्छी तरीके से समझती है, इनका कोई फेस नहीं है। राहुल गांधी की बातों को देश की जनता सीरियसली नहीं लेती, और ये कांग्रेस के लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इतर इनके जो राज्य के जो पर सीरियसली नहीं लेते तो प्रधानमंत्री खुद क्यों काउंटर करते हैं? दूसरी बात नहीं, देखिए जब प्रश्न आएगा, अगर आप मैनिफेस्टो में किसी एक खास समुदाय के लिए ज्यादा बातें करेंगे, आपकी अलायंस पार्टी मुसलमान लोगों को हमार माइनॉरिटी भाई बोलेंगे, अगर आपके लोग ये बोलेंगे कि हम एक विशेष तबके को पूरा का पूरा आरक्षण दे देना चाहिए, तो भाई भारतीय जनता पार्टी या कोई भी हो संविधान बदल देंगे, ये नैरेटिव अगर विपक्ष बना भी रहा था तो संविधान बदलने पर कोई सफाई क्यों दी गई? जी क्या बोल रहे हैं? संविधान बदल देंगे नैरेटिव था विपक्ष का, इस पर सफाई देना ये बताता है कि कहीं इसका असर ना हो जाए, बात का डर है। देखिए बात ऐसी है कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर हाथ में घूम रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सबसे ज्यादा देश में संविधान में फेरबदल की है, और ये पूरी तरीके से इतिहास में प्रमाणित है। और उसके बाद भी ये नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की। क्यों करने की कोशिश की? क्या किसी ने प्रश्न किया कहां से 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए आएंगे? उन्होंने किसी ने प्रश्न करने की कोशिश की? ये एक इन्होंने नैरेटिव कोशिश की कि भाई ये बनाए अराजकता, और फिर लास्ट में इन्होंने एग्जिट पोल पर प्रश्न लगाना शुरू कर दिया। तिवारी जी आएंगे इस पर आपके पास में। माधवी जी का ये पॉइंट वैलिड है कि जब बीजेपी कहे तो जुमला कह देते हैं, और कांग्रेस कहे तो फिर वो जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, वो गंभीर मुद्दा हो जाता है। वो नैरेटिव अब दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय पर ऐसा लग रहा था कि सारी लड़ाई इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द है। फिर उसको जुमला क्यों नहीं कहते और क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि सत्ता पक्ष भी इस तरह की बातें कह सकता है? हरनाम जी अभी आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक कई बार पलटवार हुए कांग्रेस के ऊपर, माधवी अग्रवाल ने एक एक करके चुन चुन कर आप पर निशाने साधे। आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, प्लीज कीजिए, फिर किशोर जी के पास जा रहे हैं। तो आपने कहा कि इसमें कैंडिडेट प्रधानमंत्री का अनाउंस किया था। हमने पहले भी अलायंस गवर्नमेंट चलाई है यूपीए की, और बहुत शानदार तरीके से मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चलाई थी। उस वक्त भी कोई चेहरा नहीं था जब हम चुनाव में जीते थे, और हमने सभी दलों का समावेश कर एक अच्छी सरकार दी थी, जिसमें किसानों का कर्जा माफ किया था, जिसमें मनरेगा जैसा एक कानून लाकर सभी को रोजगार देने की काम किया था, जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए थे, जिसमें हम आरटीआई लेकर आए थे, जिसमें हम स्ट्रीट वेंडर एक्ट को हमने ताकतवर बनाया था। इस तरीके से बहुत सारे मामला थे जो हमने बहुत बेहतर ढंग से चलाए, और अभी भी इस बार भी हम जब सरकार बनाएंगे तो बहुत शानदार तरीके से जो हमने अपने 5 न्याय बताए हैं उस पर हम काम करेंगे। और हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे हमने छत्तीसगढ़ में कहा हो किसान कर्जा माफी का, चाहे धान खरीदी का, चाहे कर्नाटका में हमने कहा हो महिलाओं को ताकत देने का, चाहे अभी महालक्ष्मी योजना जो है 1-1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जाने का, इस सब पर हम बिल्कुल खरे और अडिग रहेंगे। और असलियत में चुनाव जो पे मतदाता को वोट करना चाहिए, वोट देना चाहिए, वोट मांगना चाहिए, वो मैनिफेस्टो या गारंटी कार्ड पर होना चाहिए, ना कि इस तरीके की कि आप दूसरी बातें अनर्गल करते रहें। इस बार भाजपा ने क्या किया, अपने जो पुराने चुनावी वायदे थे उन पर तो चर्चा नहीं की उन्होंने या तो हमारे न्याय पत्र पर चर्चा की या फिर दूसरी अनर्गल। तो ये तो सफलता है ना, 2 बार की सरकार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए आपको उलझा दे कुछ ऐसे सतही मुद्दों में, तो ये उनकी सफलता है। नहीं तो सफलता कहाँ रही, वो तो लोगों ने उनको महसूस किया ना कि जो सरकार ये कह के आई थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, नतीजों का इंतजार करेंगे, पर एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं कि ये वाली बात चली नहीं है और भरोसा करा है, और जो दूसरे मुद्दे उठाए गए वो ज्यादा प्रभावी हुए हैं। मैं आऊंगा इस पर, तो इस पर काफी लंबी बात हो सकती है मेरी आपकी, लेकिन मैं चाहता हूं हरनाम जी बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लें। किशोर तिवारी जी, आपसे तो इस पर बहुत दिलचस्प और लंबी बात हो सकती है, क्योंकि आप महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी दिलचस्पी रही मेरी जब से ये उठापटक हुई थी, और मैं कई बार देख चुका हूं, इसलिए भी मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आपकी अगर स्थिति मजबूत होती है तो संभावना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को, तमाम लोगों को, आप लोगों को अपनी ज़मीन को, अगर पुरानी ज़मीन को मजबूत करना है
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लोग आपके साथ में आए या आप लोगों के साथ में जाएं। अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो क्या संभावनाएं हैं कि महाराष्ट्र में युति, जो महायुति थी, उसकी संभावनाएं एक बार फिर वैसी ही दिखाई दें जैसी पहले कभी दिखाई देती थी? ये चुनाव जो हुआ तो राहुल जी या कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे रखे थे सामाजिक न्याय के, तो ऐसा हुआ कि उसी मुद्दों पे महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ा गया। और हम एक राइट विंग पार्टी है, और राइट विंग पार्टी हिंदू पार्टी, और वो सामाजिक न्याय के लड़ाई में आई है। और प्रबोधनकार ठाकरे की जो लाइन थी उसको उद्धव जी ने आगे खींचा है। उद्धव जी के भाषण वगैरह बहुत ही मार्मिक और बहुत ही, पर आप पर जितने आरोप रहे बीजेपी के वो सब इसके उलट रहे। जो बात आप कह रहे हैं उससे बिल्कुल इतर की, हिंदुत्व की लाइन छोड़ दी, बाला साहब के सिद्धांत छोड़ दिए, आप एक दूसरी बात और दूसरे ट्रैक पर चले गए। आप खुद भी मान रहे हैं कि सामाजिक न्याय की उस लड़ाई में आप चले गए। तो ये नुकसान करने वाली चीज है, फायदा पहुंचाने वाली चीज है? नहीं, हम विनय जी कल इस बात पर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने सामाजिक न्याय और संसाधन, सत्ता और विकास में वंचितों का सहभाग, इस पे बात की। अभी मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी बात हुई है देश में। कांग्रेस पार्टी ने भी संसाधन और संपत्ति पे समान अधिकार की बात की, हमने भी की। अब लोगों को ये लोगों ने नहीं माना होगा। देखिए, आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल गिन के ही बात कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं, रुकिए। हमारे पास जो सर्वे हमारे है ग्राउंड के, वो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां हमारी गिरी हालत में 42 सीटें हमारे पास आ रही है। कांग्रेस यहां पर 12 के ऊपर सीटें लेके जा रही। हम 16 से 18 के बीच में आए हुए, और 10 सीटें शरद पवार जी ले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं आपने जो सर्वे किया उसको भी मैं देखता हूं, तो हमने 20 सीटें कम कर दी होंगी। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि एग्जैक्ट निकाल आने दीजिए। ठीक है किशोर जी, अगर क्योंकि आप सामाजिक बहुत न्याय साफ की गोई से बात लड़ाई रखते में हैं। आप महाराष्ट्र को लेकर, जाहिर सी बात है, आप महाराष्ट्र में ग्राउंड पर भी रहते हैं तो वो आप ज्यादा उस पर फोकस्ड है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने कहा 295 प्लस सीटें आ रही हैं, आप मान रहे हैं इसको? जो लोगों ने अपने आंकड़े दिए, वो आंकड़े को लेके गया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, और आपके चैनल पे रिकॉर्ड पे बोलता हूं कि 212 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी, और 257 सीटों पर इंडिया अलायंस रहेगा, और 212 पे बीजेपी और उनके अलाइज रहेंगे। और अदर जो लोग हैं, वो अदर लोग करीबन अब 60 के इसमें जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाने को जा रही है, ये दावा है। इस दावे में मुझे दम नहीं लगता। ना ही तो मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस के लिए भी क्लियर मेजॉरिटी का रास्ता उनके लिए भी नहीं दिखाई देता। मेरे पास अभी जब भी चर्चा होती रही तो मेहमानों के बहुत सारे आंकड़े आए, उनमें एक आपका भी आंकड़ा रखता हूं कल। बहुत दिलचस्प रहेगा इन सबको देखना। लेकिन ब्रजमोहन जी, एक बात मैं ऐड कर लेता हूं, एक बात। जी ऐड करिए। मेरे मित्र है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, और राजकीय दृष्टिया बड़े परिपक्व है। वो नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज भी है, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एनसीपी का झंडा गाड़ दिया है, और कल उनकी पार्टी ने वहां पे चुनाव जीता है, और सादा जीता नहीं है, अच्छे मेजॉरिटी से उनके कैंडिडेट चुन के आए हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर ऐसा परफॉर्मेंस है, तो हम तो सोच रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से 25 की 25 सीटें बीजेपी खो देगी। तो अब लगता है कि बीजेपी और उनके अलायंस, ठीक है तिवारी जी, अब आएंगे। ब्रजमोहन जी, क्या आपको लगता है कि नतीजे अगर पूरे देश में जो भी आए एनडीए के लिए, लेकिन अगर नतीजे आप लोगों के लिए महाराष्ट्र में अच्छे नहीं आए तो एक बार फिर सोचना होगा कि बिना शरद पवार एनसीपी नहीं चल सकती, और बहुत जरूरी है कि एक बार फिर दोबारा जाकर मिल जाएं अपनी जड़ों के साथ? मैं सोचता हूँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबसे पहले तो आदरणीय तिवारी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे विधायक चुनाव जीत के आए हैं उनको उन्होंने बधाई दी है। मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, ये दावे बहुत सारे किए हैं, और
ये बात सच है कि हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी को सामने रखकर अपने पूरे चुनाव की रणनीति बनाई और उसको हम लोगों को ये पूरा विश्वास है कि वहां पर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। मैं सोचता हूँ थोड़ा इससे अलग हटके भी अपने को बात करना चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले जिस दिन से 1 तारीख के बाद से शाम को 6 बजे से लगातार इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। देखिए कि जो देश के हालात थे अभी, इतनी तेज गर्मी, और उस गर्मी में भी मतदाता अपने घर से निकल के वोट डालने निकला है। मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो लोगों का जो लोकतंत्र के प्रति विश्वास है और जिस प्रकार से लोग लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसमें सबसे ज्यादा जब मतदाता तो था ही महत्वपूर्ण, लेकिन जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, हजारों पत्रकार लगातार दौरा कर रहे थे, कर्मचारी उस पर लगे थे, सुरक्षा बल के लोग लगे हुए थे, इन सब लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से देश में इस चुनाव को पूरी तौर से जागृत किया है, मैं सोचता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को उनको भी बधाई देना चाहिए। जहां तक बात चुनाव के परिणाम की है, तो ये मतदाता ईवीएम में अपना वोट दर्ज करा चुका है। जाहिर सी बात है, वो निश्चित कैद हो रूप चुका से है, उस कल पर से हम उस पे लगातार बात शुरुआत कर रहे हैं। हो जाएगी। ब्रिजमोहन जी प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन क्योंकि मेरे से मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ नहीं पाया, मेरे जहन में काफी सवाल है। अजीत दादा पवार, क्योंकि जिस टाइम में पूरा घटनाक्रम घटा, मैं बहुत रहा मुंबई महाराष्ट्र में, अजीत दादा पवार बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और ये मुझे लगता है कि ये आइडलाइज करने वाली चीज है, ये आइडलाइज करने वाली चीज है। और मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आज ऑन अ लाइटर नोट मैं ये बात कर रहा हूं, आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो सोशल मीडिया पर बात शुरू हो गई, कोई कह रहा है डिप्टी पीएम हो सकते हैं, कोई कह रहा है कृषि मंत्री मंत्रालय दिया जा सकता है, कयासों का दौर तेज है। तो ऐसा कुछ ऐसी तस्वीरें क्या हमें अजीत दादा पवार की भी देखने को मिल सकती हैं? दिल्ली आए, महाराष्ट्र को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दें। आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। देखिए आपने कहा कि अजीत दादा पवार कहीं दिख नहीं रहे, तो मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में 4 महीने बाद चुनाव होना जी, और समय कम है, अभी 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आदरणीय अजीत दादा पवार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के नाते वित्त मंत्री भी हैं, तो वो इस समय पूरी तौर से उस व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर विकास के काम नहीं हो पाएंगे। और अभी महाराष्ट्र में इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि पिछले 3 महीने से तो आचार संहिता के कारण कोई काम नहीं हुआ। तभी ये जो 2 महीने का समय मिला है, इसको दादा पूरी तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं। जहां तक बात महत्वाकांक्षा की है, राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना तो बुरा नहीं है। नहीं सर, और दादा मैंने तो कहा कि इस चीज को आइडलाइज मैं कम से कम पर्सनली एक बात बता दूं जी, अजीत दादा पवार एक ऐसे व्यक्ति है जो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार लोगों से मिलते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर दादा ने कोई बात बोल दी है तो वो फिर हो के रहे। वो अगर किसी से कोई वायदा करते हैं तो फिर उस वायदे के लिए वो संघर्ष भी करते हैं, वो उसके लिए फिर अपने उस वायदे को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। ये जो छवि है दादा की, इसके कारण अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो राजनीति में महत्वाकांक्षा के बगैर तो कोई आदमी राजनीति में आता नहीं है। और उनकी महत्वाकांक्षा, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दिनों में जिस दिन ओथ होगी उस दिन आपको दादा वहां दिखेंगे, पक्के तौर से दिखेंगे। हम लोग एनडीए के बहुत सक्रिय लोगों में से, जैसे कि अभी जो एनडीए का पैनल बना है, उस पैनल में मैं एनसीपी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं लगातार। हम लोगों की कल भी मीटिंग थी, इसके पहले भी हम लोगों की मीटिंग हुई है, उसमें हम लोगों के चलिए महाराष्ट्र पर बात चल रही है तो थोड़ा इसको एक दिशा देते हैं। ये आपने अपनी तैयारियों के विषय में बताया, अजीत पवार किस तरीके से एक्टिव हैं वो बताया, लेकिन तिवारी जी आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी कि सूरत जो है वो बदलेगी इन नतीजों के बाद? इन नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि विधानसभा चुनाव किस समीकरण से लड़ा जाए, और ऐसा लगता भी है कि ये समीकरण बहुत मुमकिन है बदले, नतीजे कुछ भी हों, महाविकास आघाड़ी के सूरत हाल बिल्कुल बदलेंगे। देखिए, महाविकास आघाड़ी बनने के पीछे हमने बीजेपी को छोड़ना, यही एक कारण था कि कोई सरकार ही नहीं बनती। क्योंकि अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है, हमारी पार्टी चुरा ली, हमारा सिंबल चुरा लिया, हमारा सब कुछ निकाल लिया। नहीं, ये वो लोग थे जो इस बात के फेवर में नहीं थे कि आप आघाड़ी बनाएं, कांग्रेस के साथ जाएं, इसलिए आपका विरोध करते हुए गए, उनका तो ये कहना है। नहीं, ये देखो, अब सब चीजें पब्लिक डोमेन में चली गई है। हाँ, हमने चुनाव लड़ा, हमारे पास पुराने सांसद मेरे ख्याल से 2 थे और हमने लड़ लिया चुनाव। अभी चुनाव हो गया, कल हमें जनादेश क्या मिलेगा इस पर है। अभी जो आपने एग्जिट पोल बताए
उसमें तो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को लोगों ने सिरे से नकारा नहीं है। अगर भारत की बदली हुई परिस्थितियों में अगर भारत की बदली हुई परिस्थिति में सामाजिक न्याय की लड़ाई यह बहुत प्रोग्रेसिवली आगे जाती है, तो मुझे लगता नहीं महाविकास आघाड़ी में कोई ज्यादा बिगाड़ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, हमारा हिंदुत्व पे विश्वास है, हम राइट विंग पार्टी है, लेकिन एक बात है कि जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता है और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने हमारी पार्टी को तोड़ा और एनसीपी को तोड़ा, इस सब से लोग आहत थे। अगर लोग बिल्कुल ही आहत नहीं होते तो आपके इसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में उसके पीछे लोकसभा चुनाव की आहट और तैयारियां थी, लेकिन अब बस थोड़ा सा, जैसे ही ये नतीजे आएंगे इसके थोड़ा समय बाद ही विधानसभा चुनाव होना है और उसमें भी तय तौर पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी है। बृजमोहन जी, भारी आपकी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सचमुच तोड़फोड़ की राजनीति जो है ये गलत संदेश देती है कि आप किसी के साथ में लड़ते हैं, किसी के साथ रहते हैं, किसी के खिलाफ हो जाते हैं सिर्फ सियासी समीकरण में, कुर्सी पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए? और ये पहली बार नहीं है। देखिए, अजीत पवार साहब तो शुरुआत में ही देवेंद्र फडणवीस के साथ भी शपथ ले चुके थे, लेकिन वो बहुत थोड़ा संक्षिप्त काल चला। फिर बाद में शरद पवार जी उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट कर ले गए, लेकिन बाद में ये जो हुआ, और उन्होंने कहा भी, अजीत पवार ने कहा भी कि मैं बहुत लंबे समय से चाहता था, तमाम लोग चाहते थे कि हम बीजेपी के साथ जाएं या एनडीए का हिस्सा बने, हम महाविकास आघाड़ी के साथ में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण सचमुच अलग दिशा में जा सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और उन नए समीकरणों में शरद पवार आपके लिए बहुत जरूरी दिखाई पड़ते हैं। देखिए, मैं आपसे इसी मुद्दे पर थोड़ा सहमत नहीं। ये बात सच थी कि आज से 8 महीने पहले या 10 महीने पहले आदरणीय शरद पवार जी जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय रैंक एंड फाइल पूरी तौर से उनके साथ था। लेकिन इस पिछले 8-9 महीने के दौर में आदरणीय शरद पवार जी जब से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हटे हैं, वो उसके बाद से जो पार्टी का कैडर है वो पूरी तौर से पार्टी के साथ काम कर रहा है। जहां तक बात आपने अजीत दादा पवार के लिए बोली, इस बात को आदरणीय शरद पवार जी ने भी स्वीकार किया है कि उस समय जब देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ सरकार बनाई थी, उसमें उनकी उस समय सहमति थी, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि शायद ये सरकार बनाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो पीछे हट गए थे। और यही कारण था कि वापस अजीत पवार साहब ने आकर फिर से महाविकास आघाड़ी के साथ काम किया। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं। जैसे अभी जो हम लोगों ने फैसला लिया, उस फैसले के पीछे बहुत बड़ा कारण यह था कि हमको ऐसा लगता है, और ये हमारा विश्वास भी है, कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमको, अगर सरकार के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र के विकास का जो वायदा हम लोगों का है जनता के साथ, वो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा प्रश्न है आपसे, ये तो मानते हैं आप जो कह रहे हैं, इससे किसी का इनकार नहीं होगा, शरद पवार आपके लिए आवश्यक हैं? मैं सोचता हूँ शायद अब वो स्थिति नहीं है। और ये बात भी सच है कि अगर आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया उनको। ये तो वो उन्होंने खुद ने ही अलग हटने का फैसला लिया। ये देखिए, ये सुनने में मुझे इसलिए क्योंकि मैं इतने समय से शरद जी को कवर भी करते रहे, उनसे बात करने का भी सौभाग्य मिला, वो एनसीपी के साथ काम करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट आप जैसे सीनियर लीडर अगर देते हैं तो हकीकत है। हम लोगों ने उनसे कहा इस बात को, ऐसा नहीं है मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, ये हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि आदरणीय अजीत दादा पवार चूंकि अब अध्यक्ष बन गए हैं, हम सब लोग मिलजुल के साथ काम करें, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं थी। उनकी असहमति के कारण ही वो हमारी पूरी पार्टी यथावत है। हमारी आप सोचिए कि ये पार्टी के अंदर का भी मैटर है और चाचा भतीजे के बीच के रिलेशन की बात है। सर वापस आएंगे क्योंकि ये डिबेट बहुत शानदार जा रही है, क्योंकि आप जैसे दो वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं। किशोर जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर जी, आप बहुत साफ गोई से तो बात करते हैं, इसलिए आप बहुत तोल मोल के और बहुत बहुत फैंटास्टिक बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही बातों को जो मैंने पढ़ा समझा, कल जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के लिए भी रियलिटी चेक होगा, क्योंकि बड़े बड़े मंचों से चाहे एकनाथ शिंदे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, वो ये कह रहे हैं कि देखिए बाला साहेब, आनंद दीघे साहेब, इनकी हिंदुत्व की विचारधारा को तो हम आगे लेकर चल रहे हैं। बाला साहेब का वो स्टेटमेंट, वो वीडियो आप जानते हैं कौन सी वीडियो का मैं बात कर रहा हूं, कि कांग्रेस होने नहीं दूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, वो बार बार उसको लगातार प्रसारित करना, आपके लिए भी कल जो रिजल्ट आएगा वो एक रियलिटी चेक होगा?
नहीं, रियलिटी चेक नहीं, नकली और असली असली। वाली बात की ना ठीक उन्होंने बोला हाँ बाला साहब का नकली बेटा है। अब मैं बता रहा हूं कि उद्धव जी और मैं या हम लोग, मैं तो आरएसएस का हूं, बीजेपी में बहुत सक्रिय था, 14 से 19 के चुनाव में भी हम साथ में ही थे। और कुछ चीजें ऐसी हुई है कि जिससे हम आहत हुए, और अब तो उन्होंने नकली बोला है। अब ये नकली बेटा कौन है और असली बेटा कौन है, नकली सेना किसकी है और असली सेना किसकी है, इसका फैसला कल हो रहा है। और उसके बाद मैं बता देता हूं, यह गलती से भी मोदी जी ना सोचे कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे 18 से 20 सांसद आ रहे हैं, और हमने तो नीतीश जी से भी संपर्क किया है, वाईएसआर से भी संपर्क है, और बीआरएस से भी है। और पहली बार हमने देखा है कि नवीन बाबू भी आने को तैयार है। तो दोनों भी पार्टियां जो गठबंधन लड़े। आपका ये जो अंतिम क्लोजिंग कमेंट रहा ना, ये सबसे मजेदार है। इसमें कॉन्फिडेंस दिखता है कि उनको जरूरत पड़ सकती है और वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में हैं। तो ये जितना एग्जिट पोल चल रहा है उस दिशा में, जब सब मान के ही बैठे हैं कि नतीजे इसके इर्द गिर्द हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको एक नई दिशा दी। आपने एक नई दिशा दी जी, आपने एक नई दिशा दी। समय मैं ऐड कर लेता हूं जी, संक्षेप में, क्योंकि समय बड़ा सीमित है। अब एक मिनट में कि हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें मोदी जी 220 पे अटकेंगे और हम जाके 236 से 240। हाँ, आपने बताया, आपने आंकड़े रखे, विस्तार से रखे, और मैंने कहा कि हमें उनके लोग तोड़ना पड़ेगा ना, जैसे हमारे तोड़ने के पीछे पड़े हैं। अब अच्छा, लोग कहने लगे, वो बृजमोहन जी सुन रहे हैं, देखिए वो आप लोगों की आपस की बात है, बाद में करिएगा, लेकिन कल नतीजे आ रहे हैं। आपने ठीक कहा कि कल नतीजे हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तिवारी जी आपका धन्यवाद, बृजमोहन जी आपका धन्यवाद। बहुत सारे पैनलिस्ट जुड़े थे, धीरे धीरे एक एक करके सारे पैनलिस्ट जो हैं वो अलग अलग चर्चाओं में गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस महा कवरेज में फिलहाल इतना ही।